हेलो हाय, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एजुकेशन होम साइंस में। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 1 में मोनोसेक्राइड और पार्ट 2 में डाइसेक्राइड को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यदि आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर सेंड करिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, पॉलीसेक्राइड की, ठीक है। और हमने फर्स्ट और सेकंड में मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड पढ़ लिए हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये पॉलीसेक्राइड है क्या। आप लोग को बता दें कि एक कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है पॉलीसेक्राइड। जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, वैसे ही आपका ये पॉलीसेक्राइड भी कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, ठीक है। आपका जो मोनोसेक्राइड होता है वो एक अणुओं से मिलकर बनता है और डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। लेकिन पॉलीसेक्राइड जो होता है आपका, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के एक जटिल रूप है। ये 10 से अधिक अणुओं के मिलने से बनता है आपका पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो ये रहा आपका पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि पॉलीसेक्राइड क्या है। तो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के 10 अणुओं से मिलकर बनता है, उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और इसका जो स्वाद है, ये स्वाद में बहुत ही फीके होते हैं। कौन? ये आपका पॉलीसेक्राइड। इसका पाचन भी कठिनाई से होता है और एक कई बार अपूर्ण रह जाता है। यानी हमारे शरीर में पॉलीसेक्राइड का पाचन बहुत मुश्किल से होता है और कभी कभी तो ये पॉलीसेक्राइड के जो रूप हैं उसका पाचन ही नहीं हमारे शरीर में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेक्राइड के रूप, ठीक है। पॉलीसेक्राइड के मुख्य 5 रूप होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत 5 आते हैं। एक होता है आपका स्टार्च, दूसरा होता है आपका डेक्स्ट्रीन, तीसरा होता है सेल्यूलोज, और चौथा है आपका ग्लाइकोजन, और 5वां है आपका पेक्टिन। आज इसी 5 के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है आपका स्टार्च। नंबर 1 है स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च क्या है ये आप लोग जान लीजिए। स्टार्च है आपका, स्टार्च जो है पौधों में संचित भोज्य पदार्थ जो भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन है। यानी पौधों में जो संचित हमारा भोज्य पदार्थ होता है उसी को हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। या यूँ कहे कि पौधे में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च ही होते हैं जो भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन है, ठीक है। इसके पॉइंट देखिए स्टार्च के। यह अनाजों में, यदि हम बात करें कि अनाजों में स्टार्च का प्रतिशत कितना होता है, तो अनाजों में 65 से लेकर 85% स्टार्च पाया जाता है। और अगर बात करें बीजों और जड़ में, तो इसमें 20 से लेकर के यानी 19 से लेकर 35% स्टार्च होता है। और फल और अन्य सब्जियों में इसमें 2 से 10%, ठीक है, 10% में पाया जाता है स्टार्च। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनाजों में स्टार्च की मात्रा होती है तो कितनी होती है, 65 से लेकर 85 तक, ठीक है। और यहाँ देखिए आप लोग, स्टार्च जो होता है ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये वाला यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। स्टार्च जो है ठंडे पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन जब गर्म पानी में इसकी कोशिका की बाहरी दीवार फट जाती है और स्टार्च के छोटे छोटे कण बाहर निकलकर पानी को सोख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो हम आप लोग को पहले ही बताएं कि स्टार्च अघुलनशील है, हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। लेकिन जब इसी स्टार्च को गर्म पानी में डालते हैं तो जो उसकी कोशिकाएं की जो कोशिका होती है उसकी बाहरी दीवार फट जाती है गर्म पानी से, ठीक है। और वही उसमें के जो स्टार्च के छोटे छोटे कण होते हैं वो बाहर निकल कर पानी सोख लेते हैं और ये क्या होते हैं, वो फूल जाता है स्टार्च, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, जिलेटनीकरण, ठीक है। ये पूछा जाता है जिलेटनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप सूजी को ही लीजिए, ठीक।
सूजी ले लीजिए या माड़ ले लीजिए या आटा ले लीजिए, ठीक है। जब ये पानी में, इसके अंदर जब पानी हम लोग डालते हैं या गर्म पानी में भी सूजी को भिगो दीजिए, देखिए वो क्या होता है, फूल जाता है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, जिलेटिनीकरण कहते हैं, ठीक है। और स्टार्च जो होते हैं हमारे, स्टार्च का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में, समझ में आ रहा है ना। स्टार्च का पाचन कैसे होता है, तो स्टार्च का पाचन जो होता है, ये जो एरो लगा है इसके ऊपर आप लिख लीजिए टायलिन, बटा लार में, ठीक है। यानी स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से होता है, तो टायलिन नामक एंजाइम से उसका पाचन होता है। तब ये किस में परिवर्तित होता है, डेक्स्ट्रीन में, ठीक है। अभी डेक्स्ट्रीन भी हमारे शरीर के लिए वो पाचन नहीं है, तो फिर डेक्स्ट्रीन टूटता है जब, तो वो इसका पाचन कैसे होता है, एमाइलेज से। कैसे होता है, एमाइलेज से, एमाइलेज, ठीक। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, ये एंजाइम, ये आपकी छोटी आंत में पाए जाते हैं, छोटी आंत में, ठीक है। तो यानी जब स्टार्च का पाचन टायलिन करता है तो वह डेक्स्ट्रीन में उसको तोड़ के करता है। फिर डेक्स्ट्रीन जब टूटता है एमाइलेज एंजाइम की सहायता से, तो वो किस में परिवर्तित होता है, माल्टोज में, ठीक है। फिर माल्टोज आपका टूटता है किस एंजाइम से, माल्टेज। कल ही हम आप लोग को बताए हैं माल्टोज के पाचन के लिए माल्टेज एंजाइम आवश्यक होता है। तो यही माल्टोज, जब माल्टेज एंजाइम से क्रिया होता है तो ये किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में। इतने प्रोसेस के बाद आपका ये पॉलीसेकेराइड हमारे शरीर के लिए अवशोषण हो सकता है, ठीक है। यानी वैसे तो स्टार्च का पाचन होता है, ये पॉलीसेकेराइड के होने के जो होते हैं, स्टार्च का पाचन यहीं से शुरू होता है। जब स्टार्च का पाचन टायलिन से होता है तो डेक्स्ट्रीन में बदलता है। डेक्स्ट्रीन का पाचन एमाइलेज एंजाइम जब करता है तो माल्टोज में बदलता है। और माल्टोज का जब माल्टेज एंजाइम से क्रिया होता है तब वो टूटकर ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये है आपका डेक्स्ट्रीन, यानी ये पॉलीसेकेराइड का दूसरा रोग। क्या है, डेक्स्ट्रीन, ठीक। अब ये डेक्स्ट्रीन क्या है, डेक्स्ट्रीन या स्टार्च माड़ के आंशिक विच्छेदन से प्राप्त होता है। ऊपर हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ ये ऊपर हम लोग यहाँ देखिए पढ़े हैं, डेक्स्ट्रीन यानी स्टार्च के बाद डेक्स्ट्रीन में वो परिवर्तित होता है। तो ही दिया है कि डेक्स्ट्रीन क्या है, तो यह स्टार्च के आंशिक विच्छेदन यानी उसका क्या कहते हैं, टायलिन से उसकी जब क्रिया हुई है तब ये किस में परिवर्तित हुआ है, डेक्स्ट्रीन में प्राप्त होता है। अब इस स्रोत डेक्स्ट्रीन कहाँ से हमको मिलते हैं, ये ब्रेड, केक, बिस्कुट और चायपत्ती के ऊपरी पापड़ी वाले भुने हुए भाग में डेक्स्ट्रीन पाया जाता है, ठीक है। जो हम लोग जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो रोटी जब सेकते हैं हम लोग तो देखिए उस पर ब्राउन कलर के हो जाते हैं, वही इसी डेक्स्ट्रीन की वजह से वो ब्राउन कलर होता है, ठीक है। ब्रेड आप लोग देखिए, ब्रेड के साइड में या उसके बीच बीच में ब्राउन कलर होता है, केक में होता है, बिस्किट में होते हैं, ठीक है, वही डेक्स्ट्रीन होता है, ठीक है। ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। जब स्टार्च ताप के संपर्क में आता है तो वह किस में परिवर्तित होता है, डेक्स्ट्रीन में बदलने लगता है। जैसे आपके रोटी जब आप लोग बनाती हैं, तावे पे सेकती हैं, तो देखिए जैसे वो ताप के संपर्क में वो स्टार्च जाता है आपका, तो किस में परिवर्तित हो जाता है, डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है, ठीक है। समझ में आ गया डेक्स्ट्रीन क्या है, स्टार्च समझ में आया, डेक्स्ट्रीन समझ में आया। अब हम बात करते हैं डेक्स्ट्रीन का पाचन कहाँ होता है। डेक्स्ट्रीन का पाचन होता है आपका मुंह के में लार के टायलिन पाचक रस की क्रिया से स्टार्च डेक्स्ट्रीन में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है। रोटी को देर तक चबाने पर उसका मीठा लगना इसी डेक्स्ट्रीन के कारण होता है। रोटी हम लोग जब खाते हैं तो खाने के बाद हमको जब लार से वो क्रिया करता है तो मीठा लगता है। तो किसकी वजह से मीठा होता है, इसी डेक्स्ट्रीन की वजह से, ठीक है। उसका परिवर्तन
चावल भूनने पर उसका रंग भी भूरा हो जाता है। यह भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। किसका? डेक्स्ट्रीन का। यानी डेक्स्ट्रीन यानी चावल में जो स्टार्च होता है जब वो पकता है तो वो भी भूरा कलर का हो जाता है, तो वो भी डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। ठीक है, डेक्स्ट्रीन का पाचन ऊपर हम लोग बताए हैं, आप देखे हैं ना। डेक्स्ट्रीन का पाचन माल्टोज में होता है, किसकी वजह से? एमाइलेज की वजह से। छोटी आंत में पाए जाने वाला जो एमाइलेज एंजाइम है उसी की उपस्थिति के कारण ये टूटकर माल्टोज में हो जाता है। उसके बाद माल्टेज एंजाइम से क्रिया करके ये किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए। तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड का जो तीसरा रूप है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। हमने पॉलीसेकेराइड में स्टार्च पढ़ लिए हम और डेक्स्ट्रीन पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज यह पौधों की कोशिकाओं की दीवार में पाए जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। दालों में इसके स्रोत क्या है? अनाज, दाल, फल, सब्जियों के छिलके में रेशे के रूप में ये मौजूद रहता है। ठीक है, रेशे के रूप में मौजूद होता है। रफेज सेलुलोज को रेशे वाला तत्व या रफेज भी कहते हैं। यानी सेलुलोज को हम दूसरे नाम रफेज के नाम से भी उसको जानते हैं। ठीक है, इसका पाचन मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, जबकि ऊपर हम बताए हैं कि स्टार्च और डेक्स्ट्रीन का पाचन होता है, जबकि सेलुलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। हमारे शरीर में इसे तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, यह एक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। जानवरों में जैसे गाय भैंस में इसका पाचन हो जाता है सेलुलोज का। ठीक है, इसका कार्य क्या है सेलुलोज का? तो यह आंतों की मांसपेशियों की क्रमाकुंचन गति को बढ़ावा देता है, जिससे मल आसानी से बाहर निकल जाता है और कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, आप लोग को बता दें, जब हमारे शरीर में किसी को कब्ज की शिकायत होती है तो उसको रफेज खाने को दिया जाता है, यानी रेशे युक्त आहार दिया जाता है, जिससे उसकी शरीर की मांसपेशियों में क्रमाकुंचन की गति बढ़ जाए और उसके आसानी से उसके मल बाहर निकल जाए। ठीक है, अब मात्रा इसको कहाँ से मिलते हैं और कितनी मात्रा में? अनाज की भूसी में लगभग 30 से लेके 4% तक सेलुलोज होता है। ठीक, अंजीर सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सेलुलोज का। ठीक है, अंजीर में भी इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं? तो ये जो क्वेश्चन है आपका रफेज पूछा जाता है, सेलुलोज को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग उसको आंसर देंगे रफेज के नाम से। ठीक है, सेलुलोज का हमारे शरीर में क्या काम है? तो मांस आंतों और मांसपेशियों की क्रमाकुंचन गति को बढ़ावा देता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पूछा जाता है कि अनाजों में सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? तो 30 से लेके 34 तक होती है। ठीक, सेलुलोज की अच्छी मात्रा किस आहार में पाई जाती है? तो अंजीर में। इस सेलुलोज से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्लाइकोजन, यानी चौथा जो है हमारा पॉलीसेकेराइड का जो चौथा उसमें का है भाग, वो है आपका ग्लाइकोजन। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का चौथा रूप है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? तो इसे जंतु स्टार्च, ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे जंतु स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। यह पेड़ पौधों में अनुपस्थित रहता है, यानी जो होता है आपका ग्लाइकोजन या जंतु स्टार्च भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यह जानवरों और मनुष्य के शरीर में ऊर्जा संचय का मुख्य रूप है। यानी जो ग्लूकोज हमारा जो हमारा स्टोर होता है हमारे शरीर में, यकृत में और मांसपेशियों में किस रूप में होता है? इसे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। समझ में आ रहा है ना? हम आप लोग को पहले ही वीडियो में बताया है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो स्टोर होने लगता है। और कहाँ स्टोर होता है? यकृत में और मांसपेशी में। ठीक है, और किस रूप में स्टोर होता है? तो इसे ग्लाइकोजन के रूप में ही परिवर्तित होता है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कि
ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है शरीर में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ स्टोर होता है? तो यकृत और मांसपेशी में। ठीक है, क्योंकि यह जानवरों और मनुष्य के शरीर में ऊर्जा संचय का मुख्य रूप है। यह पेड़ पौधों में अनुपस्थित रहता है। पौधों में ऊर्जा स्टार्च के रूप में जमा होती है और हमारे शरीर में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ठीक, इसका संग्रह, ये जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, देखिए हमें यहाँ बताए थे, यहाँ है भी, ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से कहाँ होता है स्टोर? तो लीवर में और मांसपेशी में। ये क्वेश्चन बना है आपको, ये क्वेश्चन बना है। यहाँ तक समझ में आ गया? यह स्वस्थ लीवर में लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन जमा हो सकता है। यानी यदि हम बात करें कि स्टोर कितना होता है लीवर में, तो अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो 100 ग्राम ग्लाइकोजन उसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोज का, यानी जो हमारा ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में होता है, परिवर्तित होकर स्टोर होता है। ये ऊर्जा देने का काम करता है, यानी ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का भंडार है। उपवास व बीमारी, जब हम भोजन नहीं करते हैं तो शरीर संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। यानी आप लोग सोचिए, हम कहें ना कि ग्लूकोज स्टोर जब अधिक हो जाता है तो स्टोर होकर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और जब हम किसी दिन व्रत रहते हैं तो उस दिन हम कहाँ से हमको ग्लूकोज मिलती है? इसी जो संचित हमारा ग्लाइकोजन है वही हमको ऊर्जा देने का काम शुरू कर देता है। यानी जब रक्त में ग्लूकोज की वो होती है, यानी उपवास में जब हम भोजन नहीं करते हैं तो शरीर जो हमारा संचित ग्लाइकोजन है वही फिर परिवर्तित हो जाता है, तो उसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि ग्लूकोज जो हमारा ग्लाइकोजन है वह ग्लूकोज में जब टूटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को आप लोग जान लीजिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। जब हमारा ये ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में बदलता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए, जब रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है तो वो क्या हो जाता है? वो ग्लाइकोजन में बदल कर स्टोर हो जाता है। लेकिन जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ही संचित ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदल जाता है और शरीर को ऊर्जा मिल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोजन जब टूटकर फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और जब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना होता है, यानी जब ग्लूकोज हमारा अधिक हो जाता है तो ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ये दो टर्म आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ये क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कुछ की पॉइंट है, उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेक्टिन की। जो 5वां है आपका पेक्टिन। ये क्या है पेक्टिन? पेक्टिन है ये पके हुए फलों, छोटे हरे पौधों और कुछ सब्जियों जैसे शलजम, अमरूद, आम, सेब के गुद्दे में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिन। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? ये जैम, जेली यानी जेली जमाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? पेक्टिन की। इसका शरीर के पोषण यानी कैलोरी के रूप में कोई खास मूल्य नहीं है, लेकिन यह अतिसार के उपचार में बहुत ही उपयोगी होता है। ये अतिसार के उपचार में पेक्टिन का बहुत ही रोल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पॉलीसेकेराइड की। हमने मुख्य 5 पॉलीसेकेराइड पढ़े हैं। कौन कौन सा हम लोग पढ़े हैं? नंबर 1 पढ़े हैं हम लोग स्टार्च, नंबर 2 पढ़े हैं डेक्सट्रीन, और नंबर 3 पढ़े हैं सेल्यूलोज, और नंबर 4 पढ़े हैं हम लोग ग्लाइकोजन, और नंबर 5 पढ़े हैं पेक्टिन। अब इसके अलावा भी कुछ अन्य पॉलीसेकेराइड हैं जैसे फ्रक्टोसन्स। ये फ्रक्टोज के अणुओं से बने होते हैं, मुख्य रूप से प्याज में पाए जाते हैं। क्या यही आपके क्या है? ये फ्रक्टोसन्स,
ये प्याज में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं गैलेक्टोन्स के। ये गैलेक्टोज के अणुओं से बनते हैं। ये समुद्री घास में प्रचुर मात्रा में होते हैं और बच्चों में कब्ज दूर करने में यह सहायता करते हैं। और अगला है पेंटोसन्स। ये हरी घास के रेशों में पाए जाते हैं। हेमीसेल्यूलोज, यह सब्जी, दाल और अनाज के बाहरी आवरण यानी छिलके में पाया जाता है। तो यहाँ आज हम आप लोग को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पॉलीसेकेराइड पढ़ा दिए हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इसी कार्बोहाइड्रेट के कुछ वर्ड हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया किसे कहते हैं, ग्लाइकोजेनेलिसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस किसे कहते हैं, जीलेनिडाइजेशन किसे कहते हैं, रेक्टोग्रेटेशन किसे कहते हैं, सिंथेसिस किसे कहते हैं, मैलार्ड क्रिया क्या है, कैरेमलाइजेशन क्या है। ये सारे टर्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप लोग को मिल जाए। ठीक है।